हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 7। राज को अपार्टमेंट के बाहर देखकर सार्थक का मूड ऑफ हो गया। ऑफिस में उसकी जरूरी मीटिंग थी लेकिन वह नहीं गया। सार्थक राज के बारे में बार बार सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह उन सब पलों से बच नहीं पा रहा था। सार्थक कुछ देर परेशान सा बाहर घूमता रहा और फिर ऑफिस चला गया। मीटिंग में आने की वजह से उसे बॉस से अच्छी खासी डांट भी खाने को मिली। मुंह लटकाए वह अपने डेस्क पर आ बैठा और काम करने लगा। उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठे लड़के अरमान ने देखा तो कहा, तू आज की मीटिंग में क्यों नहीं आया? मेरी फाइल कंप्लीट नहीं थी। सार्थक ने बिना उसकी तरफ देखे कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा, शादी के बाद तो कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया है, वरना पहले तेरा हर प्रोजेक्ट हर फाइल हम सबसे पहले तैयार होती थी। अरमान ने अपना काम करते हुए कहा। सार्थक को अरमान की बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा है, अपने काम से मतलब रखो। अरमान ने सुना तो एक नजर सार्थक को देखा और फिर चुपचाप अपना काम करने लगा। बेफिजुल ख्यालों से बचने के लिए सार्थक ने खुद को दिन भर बिजी रखा। ना उसने लंच किया ना ही ब्रेक लिया, बस एक के बाद एक अपने सारे पेंडिंग काम निपटाता जा रहा था। सार्थक के उखड़े मूड को देखकर अरमान ने उससे खाने का भी नहीं पूछा। शाम तक सार्थक लगभग अपना सारा काम खत्म कर चुका था। ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर जाने लगा तो देखा कि उसके फोन पर शीतल के 4 मिस्ड कॉल हैं। सार्थक ने बैग कंधे पर टांगा, टिफिन लिया और शीतल का नंबर डायल करके फोन कान से लगा लिया। सार्थक वहां से निकल गया और कॉरिडोर में चलते हुए शीतल के फोन उठाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शीतल ने फोन उठाया और कहा, हेलो सार्थक, तुम ठीक हो ना? मैंने फोन किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो फोन साइलेंट पर था और मैं थोड़ा बिजी भी था। सार्थक ने बुझे स्वर में कहा। क्या हुआ, काम ज्यादा था क्या? कुछ बुझे बुझे नजर आ रहे हो। शीतल ने परवाह जताते हुए कहा, तुम बताओ, फोन क्यों किया था? सार्थक ने पार्किंग से अपनी बाइक निकालते हुए कहा, हाँ, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था। तुमने फोन नहीं उठाया तो फिर मैं शुभ को साथ लेकर चली गई। शीतल ने कहा। माँ के बीमार होने की बात सुनकर सार्थक परेशान हो गया और कहा, माँ को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? माँ को बस कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा वायरल है। तुम आराम से घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। शीतल ने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। कहकर सार्थक ने फोन काट दिया और बाइक लेकर घर के लिए निकल गया। उसी शाम, मानव, कल सुबह 8 बजे एयरपोर्ट जाकर मिस माला को रिसीव करोगे और याद रखना वो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। उनके रुकने का अरेंजमेंट भी मैंने नटराज होटल में कर दिया है। तुम बस सही सलामत वहां तक उन्हें पहुंचा देना। कल शाम बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग है जिसमें वो भी आएंगी। मोंटी के बॉस ने कहा, सर, मेरा जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब इस ऑफिस में और भी बहुत स्टाफ है, आप उन्हें बोल। मोंटी का बिल्कुल मन नहीं था बस जाकर माला को रिसीव करें। बॉस ने मोंटी को घूरा और कहा, तुम्हें शायद अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हूं और ये मेरा ऑर्डर है। तुम सुबह माला को लेने जाओगे और अगर नहीं गए तो मैं चला जाऊंगा। मोंटी ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, इसलिए मजबूरन उसे अपनी बॉस की बात माननी पड़ी। मोंटी की बात सुनकर बॉस मुस्कुराए और मोंटी का कंधा थपथपाकर चले गए। मोंटी उनका गला दबाने पीछे लपका भी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। ऑफिस खत्म होने के बाद मोंटी वहां से निकला और लिफ्ट में आकर खड़ा हो गया, जहां गौतम पहले से मौजूद था। मोंटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर गौतम ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे और भाभी के बीच सब कुछ ठीक है ना? रुचि को तो मैं कैसे भी संभाल लूं, लेकिन इस मनहूस का क्या करूं? मोंटी ने झल्ला कर कहा। तुम बॉस की बात कर रहे हो शायद। अब क्या किया उन्होंने? गौतम ने पूछा। क्या किया? उनके नए प्रोजेक्ट के कोई इन्वेस्टर है जिसे लेने कल सुबह एयरपोर्ट जाना है। उन्हें क्या मैं ड्राइवर लगता हूं? मोंटी ने चिढ़ते हुए कहा। अरे रिलैक्स, ये थोड़ा ऑकवर्ड तो है लेकिन अच्छा भी है।
क्या पता वो नई इन्वेस्टर दिखने में अच्छी हो और तुमसे इम्प्रेस हो जाए तो तुम जल्दी इस ऑफिस से पीछे छुड़ा लोगे। गौतम ने मोंटी के साथ लिफ्ट में चलते हुए कहा, नो थैंक यू, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे लिए मेरी वाइफ काफी है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि एक नौकरी बचाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। मोंटी ने हताश होकर कहा, अरे ठीक है ना मानव, होता है कभी कभी, और क्या पता इस डाइविंग के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए। मैं चलता हूं, बाय। कहकर गौतम वहां से चला गया। मोंटी घर आया। रुचिका उससे पहले से ही आ चुकी थी और आज का डिनर भी उसने खुद ही बनाया था, वो भी अपनी सास की हेल्प लेकर। रुचिका ने कड़ी चावल बनाया था जो कि मोंटी को बहुत पसंद था। मोंटी फ्रेश होने चला गया, तब तक रुचिका ने टेबल पर खाना लगा दिया। मोंटी आकर डाइनिंग के पास बैठ गया। रुचिका ने एक प्लेट खाना परोसा तो मोंटी ने कहा, आज एक प्लेट में ही खाना क्यों? आज खाना बनाते वक्त तुम्हारी मम्मी ने बताया कि एक थाली में खाना खाने से हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा प्यार बढ़ा लिया जाए। चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। रुचिका ने एक निवाला अपनी उंगलियों में उठाते हुए कहा। अपने लिए रुचिका का प्यार देखकर मोंटी मुस्कुरा उठा और उसके हाथ से निवाला खाकर कहा, ये अच्छा बना है। सच में? रुको मैं देखती हूँ, रुचिका ने कहा और जैसे ही खाने लगी मोंटी ने कहा, रुको मैं खिलाता हूँ। मोंटी ने एक निवाला उठाया और रुचिका को खिलाया और उसके बाद दोनों बातें करते हुए खाने लगे। खाना खाकर मोंटी अपने रूम में चला आया और रुचिका किचन एरिया में। सब काम खत्म करके जब रुचिका कमरे में आई तो देखा मोंटी अपनी शर्ट प्रेस कर रहा है। रुचिका ड्रेसिंग के सामने चली आई और कहा, तुम इस वक्त कपड़े क्यों प्रेस कर रहे हो? कल सुबह मुझे जल्दी जाना है, मोंटी ने प्रेस करते हुए कहा। ओके, लेकिन मुझसे कहा होता तो मैं कर देती। रुचिका ने आकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अरे बस हो गया, तुम भी तो मेरे साथ ही ऑफिस जाती हो एंड फिर घर का काम करती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। मोंटी ने प्रेस की हुई शर्ट को रैंक पर टांगते हुए कहा, वैसे कब जा रहे हो और कहां जा रहे हो? रुचिका ने हाथों पर लोशन लगाते हुए पूछा। मेरे बॉस के क्लाइंट है, उसे लेने जाना है एयरपोर्ट, मोंटी ने कहा। हॉट है क्या? रुचिका ने शरारत से पूछा तो मोंटी ने प्रेस साइड में रख उसे घूरने लगा। मजाक कर रही हूं बाबा, रुचिका ने कहा तो मोंटी उसके बगल में आ बैठा और कहा, वो हॉट हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है उसे एयरपोर्ट से होटल तक ड्रॉप करना, बस। वैसे भी कोई लड़की मेरी पांडा जितनी क्यूट तो नहीं हो सकती ना। कहते हुए मोंटी ने रुचिका को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल पर किस कर लिया। ए मोंटी, इस नाम से मुझे सिर्फ नैना बुलाती है, वैसे ये लड़की इतना बिजी है कहां, ना फोन ना मैसेज, शादी के बाद तो जैसे गायब ही हो गई है वो। रुचिका ने नैना को याद करते हुए कहा। हाँ, मैंने भी फोन किया था उसे, लेकिन बात नहीं हो पाई, वो किसी क्लब हाउस में होने की बातें कर रही थी उस वक्त। मोंटी ने बिस्तर के तकिए सही करते हुए कहा। मोंटी, तुम्हें नहीं लगता हम सबको एक बार मिलना चाहिए? लाइक तुम, मैं, नैना, अवी, शीतल और सार्थक, क्यों ना हम सब एक साथ में ट्रिप पर चलें? शादी के बाद वैसे भी हम लोग उनसे मिल नहीं पाए, तुम क्या कहते हो? रुचिका ने पूछा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन क्या वो लोग जाना चाहेंगे? आई मीन सब अपनी अपनी जॉब और मैरिड लाइफ में बिजी होंगे। नैना फिर भी मान जाएगी, लेकिन अवी? मोंटी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। उन सबको मैं मना लूंगी, मैं कल ऑफिस के फ्री टाइम में नैना और शीतल को फोन करती हूँ, वो दोनों मान जाए, उसके बाद अवी और सार्थक तो मान ही जाएंगे। रुचिका ने खुश होकर कहा। उस लड़की से तो मुझे भी मिलना है, शादी होते ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। मोंटी ने नैना को मिस करते हुए कहा। मोंटी, वो हम सबसे अलग है, मैंने और शीतल ने तो अपनी शादी को उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन नैना के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। शादी के बाद सब एकदम से चेंज हुआ है, उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगे, पर देखना बहुत जल्दी वो अपने पुराने अवतार में आ जाएगी। रुचिका ने मोंटी के बगल में लेटते हुए कहा। मुझे तो बेचारे अवी पर तरस आ रहा है, उसकी जिंदगी में जरूर बवाल मचा होगा, मोंटी ने हंसते हुए कहा और देर रात दोनों सोने चले गए। रात के खाने के बाद नैना कुछ देर अपने मम्मी पापा से बात करती है
और फिर ऊपर कमरे में चली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था। नैना दरवाजा खोलकर अंदर आई तो कमरे का नजारा देखकर थोड़ी हैरान रह गई। कमरे की लाइट डिम थी। पूरा कमरा एक भीनी रोशनी से महक रहा था। एक तरफ कुछ कैंडल्स जल रहे थे और फर्श पर कुछ फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थी। एक बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था और माहौल को खूबसूरत बना रहा था। नैना, जिसका इन सब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उसने अवी को आवाज दी, पड़ोसी, पड़ोसी, ये सब क्या है? अवी नैना के सामने आया और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। नैना ने अपनी भवें उचकाई तो अवी ने उसकी चेहरे पर झूलते बालों को साइड किया और कहने लगा, नैना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इतना कि मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब सोचा नहीं था कि एक दिन तुम मेरी वाइफ बनकर ऐसे मेरे सामने खड़ी रहोगी। आज तुम मेरे ऑफिस में मेरे लिए कॉफी लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोल पाया, लेकिन तुम जा चुकी थी। तुम मुझसे कितना भी झगड़ा करो, गुस्सा करो, मुझे परेशान करो, लेकिन मुझे हमेशा तुम पर प्यार आता है। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे आसपास रहो। आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने का दिल किया। आई होप तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अवी की बातें नैना के सर के ऊपर से गई। वो क्या बोले क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना मुस्कुराई और अपने हाथ की 4 उंगलियों से अवी के सर को छूकर देखा। टेम्परेचर नॉर्मल पाकर नैना ने कहा, पड़ोसी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं, मैं बीमार हूं, बहुत ज्यादा बीमार हूं। मुझे इलाज की जरूरत है और वो इलाज तुम हो। अवी ने आंखों में रुमानियत भरते हुए कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं लाइट्स ऑन कर देती हूं। कहकर नैना जैसे ही बोर्ड की तरफ जाने लगी, अवी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अवी को देखने लगी। अवी का एक हाथ नैना की कमर से जा लगा और दूसरे में नैना का हाथ था, जिसे अवी ने बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था। वह नैना को अपने करीब लाकर कमरे में बजती म्यूजिक की धुन के साथ डांस करने लगा। नैना को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो जा भी नहीं सकती थी। अभी उसका हाथ थामे डांस करता रहा। दोनों साथ में काफी खूबसूरत लग रहे थे। अब इस वक्त जितना खुश था, नैना की सांसें उतनी ही चढ़ी जा रही थी। डांस करते हुए अवी ने जैसे ही नैना को घुमाया, नैना को ज्यादा ही घूम गई और उसका सर चकराने लगा। इस वजह से उसका हाथ थोड़ा तेज अवी के गाल पर पड़ा। ये सब इतना अचानक हुआ कि नैना भी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अवी का मूड एकदम से खराब हो गया। उसने बिस्तर पर रखा तकिया और चादर उठाई, लेकर नैना के सामने आया और चिढ़ते हुए कहा, मैं यही डिजर्व करता हूं, थैंक यू। पड़ोसी, ऐसा नैना ने कहना चाहा, लेकिन अवी जाते जाते वापस पलटा और चिढ़ते हुए कहा, डोंट कॉल मी पड़ोसी। तुम क्या जिंदगी भर मुझे इसी नाम से बुलाने वाली हो? आज तक कभी प्यार से अवी कहकर बुलाया है तुमने? तुम्हारे मूड स्विंग्स, तुम्हारी फीलिंग, व्हाट अबाउट माई फीलिंग? मैं तुमसे बहस कर ही क्यों रहा हूं? मैं कितने भी एफर्ट कर लूं, तुम कभी नहीं पिघलोगी नैना। गुड नाइट। इस फीलिंग ने ही तो मेरी अच्छी खासी जिंदगी में चरस बोई है। ना मैं तुम्हारी आंखों में देखती, ना ये सब बसड़ मेरी जिंदगी में होती। प्यार है तुमसे पड़ोसी, लेकिन वो मुझे तुम्हारी तरह दिखाना या जताना नहीं आता। ये जो तुमने अभी किया वो सच में काफी खूबसूरत था। थैंक यू सो मच। बस थोड़ी गड़बड़ हो गई एंड में। अभी तुमसे कुछ कहा तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे। आई नो, प्यार में एक दूसरे को समझना जितना आसान होता है, शादी के बाद उसे प्यार को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। नैना मन ही मन खुद से कहने लगी और फिर पेट के बल बिस्तर पर जा गिरी। नैना को थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई, लेकिन सोफे पर लेटे अवी की आंखों से नींद गायब थी। उसने सोचा था आज वह नैना के साथ अच्छा वक्त बिताएगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अवी नैना से थोड़ा नाराज भी था, क्योंकि शादी के बाद सारे एफर्ट्स अवी की तरफ से होते थे। नैना उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं करती थी जिससे उसे स्पेशल फील हो, और यही बात आज अवी को परेशान कर रही थी। देर रात नींद नहीं आने की वजह से अवी से जब रहा नहीं गया तो वह उठा और नैना के बगल में आकर लेट गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर एक बेचैनी नजर आ रही थी। अवी को एहसास हुआ कि उसने नैना पर खामखा गुस्सा किया।
उसने नैना का सर उठाया और अपनी बाह पर रख लिया, जैसे वह हमेशा किया करता था। नींद में अवी की मौजूदगी पाकर नैना भी उसके करीब आकर सो गई। उसकी गर्म सांसें अवी अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। उसने देखा इस बार नैना के चेहरे पर एक सुकून था और वह बेफिक्र सो रही थी। अवी ने भी अपना सर नैना की तरफ झुकाया और आंखें मूंद ली। सार्थक सुबह उठा। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। शीतल कमरे में आई तो देखा सार्थक अपना सर पकड़े बैठा है। शीतल उसके पास आई और कहा, सार्थक क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है, लगता है जैसे नसें फट जाएगी। सार्थक ने कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारे सर में बाम लगा देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। शीतल ने कहा। वह ड्रेसिंग पर रखा बाम ले आई और सार्थक के ललाट पर लगा दिया। वह उसके बगल में ही बैठकर उसका सर दबाने लगी। सार्थक को थोड़ा आराम मिला तो वह वापस सो गया। शीतल ने कमरे का एसी थोड़ा तेज कर दिया और दरवाजा बंद कर बाहर चली आई। सार्थक की मम्मी को वायरल था, इसलिए आज सारा काम शीतल अकेले कर रही थी। उसने पूरे घर की सफाई की और फिर नाश्ता बनाया। शर्मा जी नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए और मिसेस शर्मा दवा लेकर अपने कमरे में आराम करने लगी। 11 बजे के बाद सार्थक उठा, जब उसका दर्द काफी कम हो चुका था। वह कमरे से बाहर आया, देखा शीतल कहीं नजर नहीं आ रही। उसने शीतल को आवाज दी। शीतल बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। सार्थक की आवाज सुनते ही वह हाथ में पकड़ी शर्ट छोड़कर अंदर आई और कहा, उठ गए तुम? वो मैं बालकनी में थी, मैं तुम्हारे लिए चाय चढ़ा देती हूँ। सार्थक ने कहा तो शीतल मुस्कुराकर किचन में चली गई। सार्थक वापस कमरे में जाने लगा कि एकदम से शीतल की कही बात उसके कानों में गूंजी। वो मैं बालकनी में थी। ना चाहते हुए भी सार्थक के कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए। सार्थक बालकनी में आया और देखा तो उसका दिल धड़क उठा। अपार्टमेंट के बाहर बने जनरल स्टोर की सीढ़ियों पर राज खड़ा था। हालांकि राज का ध्यान उस तरफ नहीं था, वह अपने फोन पर किसी से बात करने में लगा हुआ था। सार्थक कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बालकनी का पर्दा गिरा दिया। उसके मन में एक साथ कई बातें आने जाने लगी। कभी राज तो कभी शीतल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। पहले दिन उसने राज को अपार्टमेंट के बाहर देखा था और उसी वक्त शीतल भी बालकनी में थी, और आज फिर राज उसी जगह खड़ा था और उस पर शीतल का यहां खड़े होना सार्थक के मन में शक पैदा कर रहा था, और ये शक उनके रिश्ते को कहां लेकर जाने वाला था ये तो ईश्वर ही जानता था। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।